Morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class we complete question number first and second of exercise 15.2. Today we will start from question number third. Fruit merchant sells all these fruits rupees 600 while the cost of all fruits was only 500 rupees. स्टूडेंट, एक फ्रूट सेलर ने सभी फ्रूट 600 रुपीज में सेल कर दिए जबकि उनकी कॉस्ट थी 500 रुपीज. वट इज हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज. स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है इससे उसको कितना प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट परसेंटेज में भी फाइंड आउट करना है. सो आवर स्टेटमेंट इज सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स का सेलिंग प्राइस है 600 रुपीज. कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रूट्स का कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज. नाउ स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मीन्स प्रॉफिट है. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 600 माइनस 500 100 रुपीज. मीन स्टूडेंट उसको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है फ्रूट्स को सेल करने पे. नाउ प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. प्रॉफिट स्टूडेंट 100 रुपीज का, कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज. ना मल्टीप्लाई बाय 100. स्टूडेंट कट करेंगे 20 से 20 कैंसिल. अब 5 से कट करेंगे 5 1 5 5 2 10 0. नाउ स्टूडेंट प्रॉफिट परसेंटेज इज 20%. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 4. A builder makes a house which costs 3,55,000 and he spends 1,000 per month for its maintenance. Students, एक बिल्डर एक हाउस बनाता है जिसकी कॉस्ट है 3,55,000 रुपीज और पर मंथ 1,000 रुपीज उसके मेंटेनेंस पे खर्च करता है. नाउ आफ्टर 5 months he has to sell that house at a loss of 72,000 रुपीज. स्टूडेंट, 5 months के बाद वो इस हाउस को सेल कर देता है, इस पे उसको 72,000 रुपीज का लॉस होता है. नाउ व्हाट इज द लॉस परसेंटेज. स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है लॉस परसेंटेज क्या है. नाउ स्टेटमेंट इज कॉस्ट ऑफ हाउस की कॉस्ट है 3,55,000 रुपीज. नाउ स्पेंड ऑन मेंटेनेंस पे स्पेंड करते स्टूडेंट्स 1 मंथ में 1,000 रुपीज और 5 मंथ के बाद उसने सेल किया, मीन 5 मंथ में मेंटेनेंस पे कितने खर्च करेगा, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000 रुपीज. नाउ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस का टोटल कॉस्ट प्राइस है, इन दोनों को ऐड कर देंगे 360 रुपीज. नाउ स्टूडेंट उसको लॉस हुआ है 72,000 रुपीज का. लॉस परसेंटेज होगा लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. लॉस है 72,000 रुपीज, कॉस्ट प्राइस है 3,60,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100. इसको कट करेंगे 30 से 30 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल. नाउ स्टूडेंट 36 1 जा 36, 36 हो जा 72. लेफ्ट रहता है स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 20% लॉस हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5. शालू buys a sofa set for rupees 1,500 रुपीज एंड सेल्स इट एट 1,200 रुपीज. स्टूडेंट, शालू ने एक सोफा सेट खरीदा है 1,500 रुपीज को और उसको सेल किया है 1,200 रुपीज में. नाउ फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंटेज. स्टूडेंट, इसमें हमें लॉस और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है. सो स्टेटमेंट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट का कॉस्ट प्राइस है 1,500 रुपीज. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट का सेलिंग प्राइस है 1,200 रुपीज. लॉस was स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस 1,500 माइनस 1,200 मीन्स 300 रुपीज का स्टूडेंट्स लॉस हुआ है. नाउ लॉस इन परसेंटेज है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. 300 लॉस डिवाइडेड बाय 1,500 कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. कट करेंगे 20 से 20 कैंसिल. अब 3 से कट करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. अब स्टूडेंट्स 5 से कट करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0. स्टूडेंट 20% का लॉस हुआ है. Now question number 6. A shopkeeper sold an article for 220 rupees at 10% profit. स्टूडेंट, एक शॉपकीपर एक आर्टिकल सोल्ड करता है 220 रुपीज में और उस पर उसको 10% का प्रॉफिट होता है. ना फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. स्टूडेंट, आर्टिकल का हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, मीन्स इसमें सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है. सो स्टेटमेंट इज सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 220 रुपीज. प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है स्टूडेंट 10%. कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट किया कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट या कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, प्रॉफिट उसका 10% होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 मीन्स 10 रुपीज. नाउ स्टूडेंट सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट 100 रुपीज, तब सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 100 plus 10 is equal to 110 rupees. Now if selling price 110 rupees then cost price है 100 rupees. If selling price है 1 rupees then cost price है 100 upon 110 rupees. If selling price है 220 rupees then cost price है 100 upon 110 multiply by 220 rupees. Now students कट करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. लेफ्ट रहता है स्टूडेंट्स 102, इनको मल्टीप्लाई किया 200 रुपीज. स्टूडेंट सेलिंग प्राइस 220 रुपीज है, तब कॉस्ट प्राइस है 200 रुपीज.
Question number 7. A calculator was sold for 345. Well, the cost price of 300 rupees. स्टूडेंट एक कैलकुलेटर की कॉस्ट थी 300 रुपीज और उसको 345 रुपीज में सेल किया है. नाउ फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज. स्टूडेंट्स हमें प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है. स्टेटमेंट इज सेलिंग प्राइस ऑफ कैलकुलेटर का सेलिंग प्राइस है 345 रुपीज. नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस है 300 रुपीज. स्टूडेंट सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से मीन्स प्रॉफिट है. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 345 माइनस 300 इसको माइनस का स्टूडेंट 45 रुपीज मीन्स प्रॉफिट है 45 रुपीज का. नाउ प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. प्रॉफिट है यहाँ पे 45 रुपीज कॉस्ट प्राइस है 300 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ स्टूडेंट्स कट करेंगे 20 से 20 कैंसिल. 3 से 45 को कट करेंगे 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15. सो स्टूडेंट और आंसर इज 15%. मिस्टर उसको प्रॉफिट हुआ है 45 रुपीज का. प्रॉफिट परसेंटेज है 15%. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. रामू बोट ए सेविंग मशीन फॉर 2400 रुपीज. रामू ने एक सेविंग मशीन खरीदी है उसके कॉस्ट है 2400 रुपीज. ही सोल्ड इफ फॉर 3000 रुपीज. यदि उसको ये सोल्ड करता है 3000 रुपीज में. कैलकुलेट हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज. तब स्टूडेंट्स हमें उसका प्रॉफिट कितना हुआ ये फाइंड करना हो प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है. तो स्टेटमेंट इज सेलिंग प्राइस ऑफ सेविंग मशीन का सेलिंग प्राइस है 3000 रुपीज. कॉस्ट प्राइस ऑफ सेविंग मशीन का कॉस्ट प्राइस है 2400 रुपीज. नाउ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे 3000 माइनस 2400 रुपीज. इनको माइनस किया 600 रुपीज मीन्स उसको प्रॉफिट हुआ मशीन पे 600 रुपीज का. नाउ प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. प्रॉफिट है स्टूडेंट्स यहाँ पे 600 रुपीज. कॉस्ट प्राइस है 2400 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ कट करेंगे 20 से 20 कैंसिल. 6 से कट करेंगे 6 1 जा 6 6 4 जा 24. अब 4 से कट करेंगे 100 को 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20. नाउ स्टूडेंट आवर आंसर इज 25%. मीन्स उसको प्रॉफिट हुआ है 25%. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. So students, you do from question number 3 to question number 8 in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Good morning all of you. Today I will start your science class online. Dear student, in our previous class we do difficult words of chapter 13. Today we will read chapter 13. So let's start. सेविंग आवर रिसोर्सेज. जो हमारे रिसोर्सेज है उनको हम कैसे सेव कर सकते हैं. नेचर इज़ ए ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैनकाइंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर यूजफुल रॉ मटेरियल्स दैट वी गेट फ्रॉम द अर्थ लाइक एयर वाटर सॉइल फॉरेस्ट फ्यूल्स एंड मिनरल्स. जो नेचर है जो हमारा प्रकृति है वो क्या है एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है ऑफ गॉड जो हमें किसने दिया है गॉड ने दिया है मनुष्य को. एंड नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्स जैसे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है दैट वी गेट जो हमें मिलते हैं जैसे अर्थ लाइक एयर हवा मिलती है वाटर मिलता है सॉइल मिट्टी फॉरेस्ट वन फ्यूल्स ईंधन एंड मिनरल्स और कुछ खनिज. ये क्या है हमें प्रकृति से मिलते हैं ये गॉड गिफ्टेड है. वी नीड टू यूज दीज रिसोर्सेज judiciously as we are using these resources at a very fast pace and they are depleting tremendously. जो ये रिसोर्सेज हैं उनको हम बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में यूज़ करते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं उनका ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे. वी नीड टू कंजर्व दैम. हमें इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है. टू मेंटेन द जिससे क्या मेंटेन होगा इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर. जिससे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है नेचर में प्रकृति में वो मेंटेन होगा अगर हम इनको हम कंजर्व करेंगे. ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करेंगे. एंड आल्सो बिकॉज मैनी ऑफ देम आर नॉन रिन्यूएबल. और कुछ जो ये रिसोर्सेज है ये नॉन रिन्यूएबल है एग्जॉस्टिबल है. मतलब ये एक बार ख़त्म हो गए तो फिर दोबारा से नहीं होंगे. ठीक है तो ये क्या है एग्जॉस्टिबल है. एयर लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर. लाइफ एग्जिस्ट अर्थ के ऊपर पृथ्वी के ऊपर किसकी वजह से क्योंकि एयर प्रेजेंस है. इट इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स. ये बहुत ज़्यादा असेंशियल कंपोनेंट है किसके लिए सभी सजीव के लिए जैसे कि मैन एनिमल्स एंड प्लांट्स. इसके लिए एयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी नीड टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एज इट इज़ हार्मफुल टू अस. हमें रिड्यूस करना होगा क्या एयर पॉल्यूशन को क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. इट लीड्स टू वेरियस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. एयर पोल्यूशन से हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है. बहुत ज़्यादा हमारे क्या हो रही है बीमारियाँ हो रही है. अस्थमा इज़ अ मेजर प्रॉब्लम दीज डेज फेस नॉट ओनली बाय अडल्ट बट चिल्ड्रन टू. जो अस्थमा बीमारी है ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है किससे एयर पोल्यूशन से.
ये सिर्फ अडल्ट को ही नहीं होते, ये बच्चों को भी होती है। वी कैन रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाई गेटिंग पोल्यूशन चेक ऑफ आवर व्हीकल्स ऑन ए रेगुलर बेसिस। हम रिड्यूस कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को जब हम अपने व्हीकल को पोल्यूशन चेक करें रेगुलर। वी कैन आल्सो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूल। हम यूज़ करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब हम जहाँ भी जाते हैं गाड़ी लेके जाते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। यूजिंग ए हाइब्रिड कार इज़ अनदर वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ए हाइब्रिड व्हीकल इज़ एन व्हीकल विच यूज टू और मोर सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू पावर द इंजन ऑफ द। हमें हाइब्रिड व्हीकल का यूज़ करना चाहिए। अब है वाटर। आल्दो Although almost 3/4 parts of the earth is covered with water, but 97.5% of water is salty and only 2.5% of water is potable. क्या है, हमारा जो धरती का जो पार्ट है 3/4 पार्ट्स कवर्ड है वाटर से, बट 97.5% ऑफ वाटर है वो क्या है, साल्टी नमकीन है, एंड ओनली 2.5% वाटर इज पोटेबल। वाटर दैट इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग एटसेट्रा इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर क्या होता है, जो वाटर मनुष्य के लिए सेफ है। कौन से पर्पज़ के लिए, जैसे पीने के लिए, कुकिंग करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेबल वाटर। ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है एंड पॉल्यूशन की वजह से पोटेबल वाटर इज बिकम स्क्रैच। जो पोटेबल वाटर है वो भी क्या होता जा रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है। वी नीड टू सेव आवर वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड। हमें अपनी वाटर बॉडीज़ को सेव करके रखना चाहिए, जैसे कि रिवर, लेक एंड पॉन्ड, उनको पॉल्यूशन नहीं करना देना चाहिए। डू नॉट वेस्ट वाटर इन योर हाउस होल्ड। हमारा जो घर का जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है वो रिवर में, लेक में, पॉन्ड में नहीं फेंकना चाहिए। क्लोज द टैप व्हेन यू डू नॉट नीड वाटर। जो हमारी टैप होती है उसको हमें बंद करके रखना चाहिए जब हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, तब उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यूज़ ए बकेट एंड मग टू टेक बाथ इंस्टेड ऑफ यूजिंग शावर। हमें बकेट, बाल्टी का या फिर मग का यूज़ करना चाहिए नहाते समय, इंस्टेड ऑफ किसका यूज़ करने की बजाय, शावर का यूज़ करने की बजाय। यूज़ ए बकेट ऑफ वाटर टू क्लीन द कार इंस्टेड ऑफ यूजिंग होस पाइप। हमें कार को साफ करने के लिए एक बाल्टी का यूज़ करना चाहिए, ना कि होस पाइप का। क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब हम ब्रश करते हैं टीथ को तो टैप को बंद करके रखना चाहिए। वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग। और पानी कब देना चाहिए प्लांट्स को, इवनिंग में देना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। यू आल्सो रीड दिस चैप्टर। थैंक्स। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 10, conservation of environment. So dear students, in our previous video we read this chapter and today we will read this chapter remaining part, our water pollution. Water pollution क्या होता है? Different type of pollution enter the water bodies through sewage, industrial waste and waste material of the farms. अलग अलग प्रकार के प्रदूषण जो होते हैं वो जब वाटर बॉडीज़ के अंदर चले जाते हैं, किन किन के माध्यम से, सीवेज के माध्यम से, इंडस्ट्रियल वेस्ट के द्वारा, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है फार्म से निकलता है उनके द्वारा जब वाटर में चले जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है। दिस इफेक्ट्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द वाटर। ये किस पर इफेक्ट करता है, जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। केमिकल फर्टिलाइजर यूज्ड इन फील्ड सिप इनटू द ग्राउंड मेकिंग द ग्राउंड वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जब हम केमिकल्स यूज़ करते हैं खेतों के अंदर तो वो क्या कर जाता है, ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है और वो अंडरग्राउंड वाटर को भी अनफिट बना देता है, पीने के लायक नहीं छोड़ता है, पीने के लिए ख़राब बना देता है। वाई टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, किस वे टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, हम वाटर पोल्यूशन को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। कीप टू वाटर बॉडीज़ क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री, हमें वाटर बॉडीज़ को साफ रखना चाहिए और प्रदूषण फ्री रखना चाहिए। डू नॉट डंप गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज़, किसी भी प्रकार का जो कूड़ा कचरा है वो वाटर बॉडीज़ के अंदर नहीं डालना चाहिए। विदाउट टर्मिनेट सीवेज शुड नॉट बी डम्प्ड इनटू रिवर, बगैर टर्मिनेट किए, बगैर स्वस्थ किए उस वाटर को स्वच्छ किए उसको रिवर के अंदर नहीं डालना चाहिए। बाय ट्रेडिंग वेस्ट बिफोर डंपिंग दैट इनटू रिवर द रिवर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूज टू द ग्रेट एक्सटेंट। अगर हम उसको उस वाटर को स्वच्छ करके नहीं डालेंगे रिवर्स के अंदर तो वो रिवर वाटर को भी पोल्यूट कर देगा। डू नॉट वेस्ट वाटर, वाटर को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑल फैक्ट्स पाइप एंड टॉयलेट्स शुड बी चेक्ड फॉर लीक।
हर प्रकार की जो टॉयलेट की पाइप्स हैं या फिर जो भी टैप्स हैं उन सभी को चेक करना चाहिए। अवॉइड लॉन्ग शावर, लंबी मात्रा में जो शावर्स का यूज़ किया जाता है उनसे दूर रहना चाहिए। उनको अधिक मात्रा में शावर्स को नहीं चला कर रखना चाहिए। कीप टू टैप्स टर्न ऑफ वाइल ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग, आपको अपने दांतों को ब्रश करते समय जो टैप है उसको बंद कर देना चाहिए, जब उसका यूज़ हो तभी चलाना चाहिए। यूज स्प्रिंकल टू वाटर प्लांट इन योर गार्डन, आपको अपने गार्डन में जो प्लांट्स हैं उनको उनके अंदर वाटर देने के लिए जो फव्वारे होते हैं जिनसे हमारे बूंद बूंद करके पानी जाता है उनका यूज करना चाहिए। यूज टू बकेट इंस्टेड ऑफ ए हाउस टू यूज योर कार, वॉश योर कार, जब आप अपनी कार को वॉश करते हैं तो उसको वॉश करते समय पाइप का यूज़ ना करके बकेट का यूज़ करना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको किस प्रकार से डालना चाहिए। वेस्ट इज ए थिंग विच कैन नॉट बी यूज अगेन, वेस्ट ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। ऑल लिविंग थिंग्स जनरेट वेस्ट, हर जो जीवित तत्व है वो वेस्ट जनरेट करता है। वेस्ट गिव्स ए वेरी अनप्लेजेंट लुक टू द सराउंडिंग, जो वेस्ट होते हैं वो हमारे आसपास की जो जगह होती हैं उनको बहुत ही ख़राब लुक प्रदान करते हैं। पॉलीथीन बैग्स गेट स्टक इन द सेवर्स एंड कोक द मैनी डेंजरस ड्रेंज सिस्टम, पॉलीथीन बैग्स जो होती हैं वो हॉक करती हैं अपने आसपास के जो एरिया हैं उनको। वैन पीपल डंप गार्बेज इन द ओपन फील्ड, जब लोग खुले मैदानों में कूड़ा कचरा डाल देते हैं। इट गिव अस आउट ए फॉल स्मेल, ये हमारे लिए बहुत ख़राब स्मेल प्रदान करते हैं, बहुत ख़राब स्मेल आती है उसमें से। सेवरल पॉइजनस गैसेज आर ऑल्सो रिलीज्ड फ्रॉम इट, यहाँ से बहुत अधिक जहरीली गैसें निकलती हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स ब्रीड ऑन इट, इनमें से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कीट पतंगे उत्पन्न होते हैं। दस डर्टी सराउंडिंग रिजल्ट इनटू ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज, इसके कारण क्या हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में जर्म्स उत्पन्न होते हैं और बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट क्या होते हैं। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज लुक्ड आफ्टर बाय मैनी लोकल एजेंसीज इन टाउन एंड सिटीज़, जो डिस्पोजल्स होते हैं वो इनको देखा जाना चाहिए किसी अलग अलग एजेंसीज जो होती हैं टाउन्स और सिटीज़ में उनके द्वारा। जनरली वेस्ट इज डिपोजिट ऑफ बाय द फॉलोइंग मेथड, मुख्य रूप से जो जितने भी वेस्ट होते हैं उनको इन सभी तरीकों से डिपॉजिट करना चाहिए। जैसे ओपन डंपिंग, ओपन डंपिंग क्या होती है। वेस्ट लोड इन ट्रक्स इन टेक अवे फार फ्रॉम द टाउन और सिटीज टू डंप इनटू ओपन एरियाज एंड लेफ्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम वेयर इट कीप डिसाइंग, क्या होता है कि जो वेस्ट है उसको ट्रक वगैरह में लोड करके और ओपन एरिया में सिटीज़ और टाउन से दूर ले जाकर डालना चाहिए। दिस मेथड पोल्यूट द एनवायरनमेंट बिकॉज जर्म ब्रीड ऑन द डिसाइंग गार्बेज क्या होता है, ये जो मेथड होता है इसके द्वारा बहुत अधिक जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होता है, क्योंकि ओपन एरिया में जो डालने के जो हमारा वेस्ट होता है उसको डालने के बाद उसमें से जर्म्स उत्पन्न होते हैं। द गार्बेज ऑल्सो गिव आउट द अनप्लेजेंट स्मेल, अब क्या होता है वो कूड़ा कचरा जो है वो एक बहुत खराब स्मेल उत्पन्न करता है। लैंडफिल्स क्या होता है। पीपल डिग डीप डिचेज इन द ग्राउंड एंड डंप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन दैम, लोग क्या करते हैं बहुत गहरा गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर वेस्ट को डाल देते हैं। व्हेन द डिचेज इज फुल इट इज़ कवर्ड विद ए थिक लेयर ऑफ सोइल, अब जब क्या होता है जब वो गड्ढा भर जाता है तो उसको बहुत गहरी सोइल की जो लेयर है उसके द्वारा ढक दिया जाता है। दिस मेथड कैन बी हार्मफुल इन द लैंडफिल्स आर नॉट डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्ट प्रॉपरली, इसके कारण क्या होता है लैंडफिल्स पोल्यूट होती हैं, वो उनको नुकसान होता है
और प्रॉपरली उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। द वेस्ट कैन अदरवाइज पोल्यूट द सॉइल एंड द अंडरग्राउंड वाटर। अब ये जो वेस्ट है वो क्या करेगा, वो सॉइल को भी पोल्यूट करेगा और अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू लर्न एंड लर्न दिस चैप्टर 2 times. Students, a very healthy morning to all of you. In our last video we have completed our first letter and today we will start from second letter. Second letter है हमारा letter of invitation for picnic. Write a letter to your friend inviting him to a picnic. अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, किसके लिए, उसको इनवाइट करते हुए एक पिकनिक के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एड्रेस राइट करेंगे, उसके बाद डेट राइट करेंगे, फिर उसके बाद डियर दीपिका या आपका जो भी फ्रेंड है उसका नेम राइट करेंगे। टुमारो बीइंग अ हॉलीडे ऑल आवर फ्रेंड्स हैव अरेंज्ड फॉर अ पिकनिक एट सूरजकुंड। कल हमारी छुट्टी रहेगी, इसलिए सभी जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने एक पिकनिक की व्यवस्था की है, कहाँ की, सूरजकुंड की। वी शैल बी वेरी ग्लैड इफ़ यू टू अकम्पनी अस। हमें बहुत खुशी होगी यदि तुम भी हमारे साथ हो। वी शैल लीव फॉर द प्लेस एट 7 in the morning। हम इस स्थान को छोड़ेंगे या हम उस स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे सुबह 7 बजे। प्लीज़ इन्फॉर्म मी वेदर यू कैन जॉइन अस। कृपया मुझे सूचित करें यदि तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, जाना चाहते हो। सो दैट वी मे पिक यू, ताकि मैं तुम्हें वहाँ से ले सकूँ। फिर यहाँ पर योर फ्रेंड नेम राइट करना है। So students, please write this letter in your notebook and learn also. And our third letter is letter to sister for her Rakhi. Write a letter to your sister expressing your love for her Rakhi. अपनी जो सिस्टर है उसको राखी के लिए अपने जो प्यार है उसका इजहार करते हुए कि आपकी बहन ने आपके लिए राखी सेंड किया है और उस आपका किस प्रकार से आप उसको सेंड करोगे लेटर को। तो सबसे पहले एड्रेस राइट करना है, फिर डेट और माय डियर सिस्टर, यहाँ पर अपनी सिस्टर का नेम भी राइट कर सकते हैं। आई रिसीव्ड योर राखी बिफोर रक्षाबंधन। मैंने रक्षाबंधन से पहले आपकी जो राखी है वो प्राप्त की। माई जो न्यू नो बाउंड्स टू हैव रिसीव्ड इट। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था इसे प्राप्त करने के बाद। प्रेजेंटली आई एम नॉट सेंडिंग एनी प्रेजेंट फॉर इट। अभी मैं आपके लिए इस जो आपने मेरे लिए राखी भेजी उसके लिए मैं आपको कोई उपहार नहीं भेज रहा हूँ। आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू व्हेन आई कम टू यू ड्यूरिंग सम हॉलीडेज। मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आऊँगा जब मैं आपके पास छुट्टियों में आऊँगा। कन्वे माई लविंग रिगार्ड्स टू मम्मी एंड पापा विद लव योर डियर ब्रोदर। जो आपका ब्रोदर है वो यहाँ पर अपना जो नेम है वो राइट करेगा। So please students write these letter in your grammar notebook and learn also. Thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 5वीं में कर रहे थे हम पाठ 15 बिहू। ये पाठ हम पढ़ चुके थे, इसके कुछ अभ्यास कार्य हम कर चुके थे। आज करेंगे हम शेष बचे हुए अभ्यास कार्य। बच्चों पाठ 15 में आ गए थे हम प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बिहू त्योहार क्या होता है तथा इसे कैसे मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा बिहू असम राज्य का बड़ा त्योहार है। यह 3 त्योहारों का मेल है। ये तीनों त्यौहार क्रम से अप्रैल, जनवरी और अक्टूबर मास में धूमधाम से मनाए जाते हैं। बिहू असम राज्य का बड़ा त्यौहार है। यह 3 त्योहारों का मेल है। ये तीनों त्यौहार क्रम से अप्रैल, जनवरी और अक्टूबर मास में धूमधाम से मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, देहात में पर्व से पहले दिन मवेशियों का बिहू किस प्रकार किया जाता है। देहात में पर्व से पहले दिन मवेशियों का बिहू किस प्रकार किया जाता है। इसका उत्तर होगा मवेशियों को नहलाकर। मवेशी क्या होते हैं, पशु। मवेशियों को नहलाकर उनके शरीर व सींगों पर तेल मला जाता है। मवेशियों को नहलाकर उनके शरीर व सींगों पर तेल मला जाता है।
उनके गले में हार व नई रस्सियाँ पहनाई जाती हैं। उनके शरीर पर उड़द की दाल, हल्दी व नीम की पत्तियाँ मलकर उनकी विशेष पूजा की जाती है। कैसे बनाया जाता है? मवेशियों को नहलाकर उनके शरीर व सींगों पर तेल मला जाता है। उनके गले में हार व नई रस्सियाँ पहनाई जाती हैं। उनके शरीर पर उड़द की दाल, हल्दी व नीम की पत्तियाँ मलकर उनकी विशेष पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, बच्चे बुहाग बिहू किस प्रकार मनाते हैं? बच्चे बुहाग बिहू किस प्रकार मनाते हैं? इसका उत्तर होगा, इस दिन बच्चे बड़ों का काम में हाथ बटाते हैं और कबड्डी, कौड़ियाँ आदि खेल खेलते हैं। इस दिन बच्चे बड़ों का काम में हाथ बटाते हैं और कबड्डी, कौड़ियाँ आदि खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न है, जलपान करते हुए तरुणा की माता जी ने किस बिहू के बारे में जानकारी दी? जलपान करते हुए तरुणा की माता जी ने किस बिहू के बारे में जानकारी दी? इसका उत्तर होगा, जलपान करते हुए तरुणा की माँ ने कटी बिहू के बारे में यह जानकारी दी कि यह त्यौहार अक्टूबर-नवंबर में आता है। उस समय फसल हरी होती है और घरों का अनाज खत्म होने लगता है। इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है और घरों में दीपक जलाए जाते हैं। जलपान करते हुए तरुणा की माँ ने कटी बिहू के बारे में यह जानकारी दी कि यह त्यौहार अक्टूबर-नवंबर में आता है। उस समय फसल हरी होती है और घरों का अनाज खत्म होने लगता है। इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है और घरों में दीपक जलाए जाते हैं। तो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 2 मैंने कराया, जिसके 4 पार्ट थे। ये चारों प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।